नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई क्लास में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। प्यारे बच्चों, हॉर्टिकल्चर की एक बहुत बेहतरीन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर एग्रीकल्चर बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो फ्रूटफुल और आप सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है, इसलिए आप सभी को वीडियो पूरा देखना चाहिए। नए फ्रेंडों, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। ये प्रश्न आप पहला प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि इंटरनल नेक्रोसिस आंतरिक ऊतक क्षय क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक ऊतक क्षय की जो समस्या है वो किस फल वृक्ष में देखने को मिलती है। तो आंवला में देखने को मिलती है। किसमें? यह समस्या जो है मेरे भाई किस में देखने को मिलती है? आंवला में। यानी आंवला में यह समस्या देखने को मिलती है। कौन सी? आंतरिक ऊतक क्षय। अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर बात करी जाए कि आंवला में बोरान की कमी से आंवला में बोरान की कमी से प्यारे बच्चों कौन सा विकार होता है? इंटरनल नेक्रोसिस यानी ऊतक क्षय। जब आंवला की आप खेती करते हैं, अगर बोरान तत्व की कमी है तो उस कंडीशंस में आंतरिक ऊतक क्षय बीमारी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आंतरिक ऊतक क्षय किस प्रकार से हमारे फल को हानि पहुंचाएगा जानते हैं। इस विकार से प्रभावित, प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला कि इस विकार से प्रभावित फलों के गूदे में काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। काले रंग के धब्बे बन जाएंगे और फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। क्या हो जाता है मेरे भाई? फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। क्या हो जाता है? फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है ना? फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, यहां तक जो जैसे कुछ वैरायटी, जैसे फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस वैरायटी है। और एक पनी वैरायटी बच्चों क्या है? फ्रांसिस है और बनारसी। इन किस्मों में जो है आंतरिक ऊतक क्षय की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। यानी अगर आप आंवला की बागवानी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या है? फ्रांसिस और बनारसी किस्मों को नहीं लगाना चाहिए। किनको नहीं लगाना चाहिए? बनारसी और फ्रांसिस किस्मों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। समझ गए आप कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हमें बनारसी और फ्रांसिस किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये किस्मों में क्या है? आंतरिक ऊतक क्षय जो विकार है, इसकी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना? अच्छा प्यारे बच्चों, इसकी रोकथाम कैसे करें? हम लोग रोकथाम कैसे करें इस विकार की? तो रोकथाम में क्या करना है? नंबर 1, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें।
रोगरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। किस्मों जैसे, रोगरोधी किस्मों जैसे बच्चों कौन कौन सी, जैसे ANA 6, ANA 7, इन किस्मों को जो है लगाना चाहिए। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, बोरान तत्व की कमी से बीमारी हो रही है ना, बोरान तत्व की कमी से, तो हमें बोरेक्स का प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या सितंबर माह में प्यारे बच्चों क्या है, सितंबर माह में सितंबर माह में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर क्या है मेरे भाई, 10 से 15 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 0.5% बोरेक्स का प्रयोग करें। किसका करें, बोरेक्स का प्रयोग करें। बोरेक्स का प्रयोग करें, ठीक है ना। रोगरोधी किस्मों की बुआई करें, है ना, बोरेक्स का प्रयोग करें। अगर ये उपाय हम अपनाते हैं बच्चों तो क्या है कि आंतरिक ऊतक क्षय की समस्या आंवला की बागवानी में नहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के आंतरिक ऊतक क्षय क्या होता है, बोरान तत्व की कमी से आंवले में होने वाला एक दैहिक विकार है। इस विकार से प्रभावित फलों के गूदे काले रंग के धब्बे बन जाएंगे, फलों के गूदे के अंदर, है ना, फलों के गूदे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, फलों के गूदे के अंदर। यहां पे थोड़ी सी बात लिखना है, फलों के गूदे के अंदर, फलों के गूदे के अंदर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं और फलों के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। बनारसी और फ्रांसिस इन वैरायटी को नहीं उगाना चाहिए क्योंकि इसमें आंतरिक क्षय की समस्या इन किस्मों में ज्यादा होती है। इसलिए आंवला की जो रोगरोधी किस्में हैं आंतरिक ऊतक क्षय के प्रति, जैसे यानी 6 है, यानी 7 है, इन किस्मों को उगाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आपका जब क्वेश्चन से आए तो आपके अच्छा सा आप लिख पाए और नंबर आपके अच्छे आए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सामने है आपके। ये प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में हूबहू पूछ लिया जाता है। चाय का मच्छर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टी मॉस्किटो। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चाय का मच्छर यानी टी मॉस्किटो, यानी ये चाय के साथ में जो भारत में जो प्लांटेशन क्रॉप उगाई जाती है, चाय के साथ साथ में, यानी बात करी जाए मेरे भाई, यह जो है चाय प्लस काजू, दो ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको ये हानि पहुंचाता है। यानी चाय प्लस काजू की क्रॉप में हानि पहुंचाने वाला ये कीट यानी इंसेक्ट होता है। तो बात करें ये कैसे क्या हानि पहुंचाएगा प्यारे बच्चों, तो भारत में काजू के पेड़ों को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। यानी इंडिया में जब काजू की बागवानी करी जाती है तो सबसे ज्यादा हानि किस कीट के द्वारा होती है, तो वो होती है किसके द्वारा, टी मॉस्किटो के द्वारा होती है। ठीक है ना। अच्छा, यह कीट नई शाखाओं और पुष्पक्रम निकलने पर हमला करता। बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि जब प्लांट की नई शाखाएं निकलती हैं, है ना, जब प्लांट की नई शाखाएं निकलती हैं और पुष्पक्रम निकलता है, उस दशा में ये कीट ज्यादा आक्रमण करता है। अब क्या करेगा, शाखाएं निकलेंगी और जब पुष्पक्रम निकलेगा तो क्या करेगा ये कीट, उनके ऊपर ये अंडा दे देता है। ठीक है ना। अंडा देने के बाद में जब अंडे इनके फूट के बड़े होंगे, जैसे है ना एडल्ट और निम्फ अवस्था आएगी, है ना, क्या आएगी अवस्था, वयस्क और जब निम्फ अवस्था आएगी तो यह अवस्था सबसे ज्यादा जो है काजू और चाय के पेड़ों को हानि पहुंचाती है, क्योंकि कीट की यही अवस्था हानिकारक है। ये कीट पौधे के क्या कोमल भागों का रस चूसते हैं। अब करेंगे मेरे भाई क्या, जो भी प्लांट का कोमल भाग है, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे कोमल कोमल शाखाएं हो, उन सभी से रस चूस कर ये हमारे प्लांट को हानि पहुंचाते हैं। रोकथाम की बात करी जाए मेरे भाई तो क्यूनाल फास का अपन लोग
यूज कर सकते हैं। मात्रा आपके सामने 0.05%, यानी क्विनोल फास की 0.05% मात्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं इस कीट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी क्लास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, स्किपिंग क्या होता है? स्किपिंग की बात करी जाए, आपके सामने परिभाषा गिवन है कि दो प्रूनिंग के बीच में, क्या मैंने बोला, दो प्रूनिंग के बीच में झाड़ियों पर हल्की काट छांट की जाती है। प्यारे बच्चों, क्या है? दो प्रूनिंग के बीच में झाड़ियों पर हल्की काट छांट की जाती है। इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं स्किपिंग, जो कि चाय से संबंधित होती है। ठीक है ना। इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि 4 की तरफ। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये जो टिप्पणियां हैं प्यारे बच्चों, स्किपिंग की बात करी जाए, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध होता है चाय यानी टी से होता है। चाय यानी टी से संबंधित है क्या? स्किपिंग एक प्रोसेस है। ये टिप्पणी 3-3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग को देखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे फ्रूट क्रैकिंग के बारे में। फल क्यों चटकते हैं और कैसे चटकते हैं? ऐसे स्थान जो शुष्क एरिया वाले स्थान हैं, वहां पर जैसे अनार है, लीची है, टमाटर है, अगर इनकी खेती करी जाती है तो वहां पर फल चटकने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन टू सिंचित इलाका। ऐसे स्थान जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पे फल कम चटकते हैं। तो जो शुष्क एरिया होते हैं, अगर हम सिंचाई भारी मात्रा में करते हैं, जैसे 2 सिंचाई हम लोग करते हैं, मतलब सिंचाई के बीच में जो अंतराल होता है वो अंतराल हम भारी अंतराल कर दें, जैसे 10 से 15 दिन पर सिंचाई कर रहे हैं और ये अंतराल हम 25 से 30 दिन पर कर दें, और भारी मात्रा में अगर हम सिंचाई कर दें, तब भी हमारे फल क्या होंगे? चटक जाएंगे। अगर आपके खेत में, आपके पौधों में बोरान तत्व की कमी पाई जा रही है, तो उस कंडीशंस में भी फल चटक जाते हैं। समझ पाए कि नहीं? तो अनार हो, है ना, चाहे लीची हो, बात करेंगे प्रभावित फ्रूट कौन कौन से होंगे? जैसे एक तो अपना अनार है, इसमें भी फल चटक जाते हैं, है ना। लीची है, टमाटर है ना। अनार है, लीची है, टमाटर, इनमें फल चटकने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो हम बात करें अनार, लीची तथा टमाटर में फल फटने या चटकने की, फल फटने या चटकने की समस्या पाई जाती है। समस्या पाई जाती है। यह मुख्य रूप से बोरान तत्व की कमी तथा लंबे अंतराल के बाद भारी मात्रा में सिंचाई करने से होती है। भारी मात्रा में सिंचाई करने से होती है। भारी मात्रा में सिंचाई करने से होती है। तो आप समझ गए, बोरान तत्व की कमी हो या लंबे अंतराल के बाद भारी मात्रा में अगर आप सिंचाई करते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या है?
फल चटक जाते हैं, यानी फल चटकने की समस्या देखने को मिलती है। अब इसकी रोकथाम कैसी करी जाए? तो प्यारे बच्चों, सभी क्रॉप्स की कुछ ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट हो चुका है जो फल चटकने के प्रति रेसिस्टेंस पावर के अंदर है, फल चटकते नहीं हैं। यानी ऐसी वैरायटी भी बनाई गई हैं जिनमें फल चटकने की समस्या नहीं पाई जाती है, तो हम लोग अपना सकते हैं। दूसरी बात, बोरान तत्व की कमी से फल चटक रहे हैं तो हम लोग बोरेक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बोरेक्स का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें भाई? बोरेक्स का प्रयोग करें और सिंचाई समय पर करें तथा हल्की करें। टाइमली इरिगेशन करनी चाहिए, सिंचाई समय पर तथा हल्की मात्रा में करें। सिंचाई समय पर तथा हल्की मात्रा में करें। सिंचाई समय पर तथा हल्की मात्रा में करें तो क्या होगा मेरे भाई? फल चटकने की समस्या नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लगभग हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब ये मान के चलिए आप, ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होता, इतना प्यारा क्वेश्चंस है, इसलिए इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, और हमें लगता है आज की क्लास का ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा, इसलिए आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे जो हमारा प्रश्न आया प्यारे बच्चों, केला में प्रवर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। अगर बात करी जाए कि केला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है, क्या मैंने कहा? केला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है? आपके सामने कुल मिला के बोला जाए कि केला में प्रवर्धन दो विधियों से करते हैं। नंबर 1 तलवार सकर्ष, नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या है? यहाँ पे लिखा नहीं, हम लिख देते हैं। नंबर 1 तलवार सकर्ष है और नंबर 2 मेरा भाई क्या है? नंबर 2 क्या है? नंबर 2 होगा हमारा वाटर सकर। क्या होगा? नंबर 2 है, नंबर बी बोल सकते हैं इसको अपन लोग। और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? वाटर सकर्स। क्या नाम है? वाटर सकर्स। यानी सीधी सी बात है, दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, एक है तलवार सकर्स और एक कौन सी है? एक है वाटर सकर्स। एक कौन सी है मेरे भाई? वाटर सकर्स है, ठीक है ना। एक कौन सी है? वाटर सकर्स है। अब बढ़िया से आ रहा होगा, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था, अब बढ़िया से आ गया, बहुत बढ़िया। तो पुनः एक बार जानेंगे केला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि प्यारे बच्चों कौन सी होती है? तो वो हमारी होती तलवार सकर्ष। यानी इस विधि को हम बोल सकते हैं केला प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। कौन सी है प्यारे बच्चों? स्वाड सकर्ष होती है। अब स्वाड सकर का मतलब ही प्यारे बच्चों क्या होता है? तलवार सकर्ष होता है। इसको अपन लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वाड सकर। इसी को बोलते हैं तलवार सकर। इनका आधार कैसा होता है? सुविकसित होता है। इनमें सकरी तलवार के आकार की पत्तियां निकलती हैं। इनमें जो फलगुच्छ है 11 माह में तैयार हो जाता है। यानी जो तलवार सकर्ष होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये सुविकसित होता है इसका आधार, और बहुत मजबूत होता है। जो पत्तियां होती हैं वो तलवार के आकार की होती हैं। और जो हमारा फलगुच्छा है, जो केले की गहर लगती है, इसके ये प्रवर्धन विधि के अगर हम अपनाते हैं तो क्या है? 11 माह में फल तैयार हो जाते हैं। और प्रवर्धन की सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारी, सबसे अच्छी विधि कौन सी व्यावसायिक पर्पज से? वो हमारी तलवार सकर्ष है। कौन सी विधि है? तलवार सकर्ष। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, सकर्ष 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए। जो भी प्रवर्धित सकर है, जिनका हम प्रवर्धन के लिए जिन सकर का यूज हम कर रहे हैं, वो कितने होने चाहिए? 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए। 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए। दूसरी बात क्या है मेरे भाई? वजन की बात करी जाए, वजन 600 से 700 ग्राम के आसपास सकर्ष का वजन होना चाहिए। जो सकर्ष होते हैं, सकर्ष का वजन कितना होना चाहिए? 600 से 700 ग्राम होना चाहिए। और जो सकर्ष होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? लंबाई या ऊंचाई, तो वो 60 से 90 सेंटीमीटर वाले होने चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो इतनी विशेषताएं होनी चाहिए,
इतनी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। जो दूसरी विधि है हमारे पास वो कौन सी है? बाटर सकर्स। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी विधि कौन सी है? बाटर सकर्स है। अब ये क्या होती है? इनका आधार कम विकसित होता है जिससे चौड़ी पत्तियां निकलती हैं। इनसे स्वस्थ पौधे नहीं निकलते हैं। इनमें फलगुच्छों का विकास 15 माह के आसपास में होता है। यानी केला में प्रवर्धन की मुख्य 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1 तलवार सकर्स, नंबर 2 बाटर सकर्स। तलवार सकर केला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। इस विधि में प्रवर्धन करने पर जो सकर्स हम यूज में लेते हैं उसका वजन 600 से 700 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ऊंचाई यानी लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। सकर्स 3 से 4 माह पुराना होना चाहिए और बहुत मजबूत सकर्स होता है। और इससे अगर हम अपना मतलब बागवानी करना चाह रहे हैं प्रवर्धन करके तो 11 माह में जो है फलगुच्छा प्राप्त हो जाता है। वही बात करी जाए केला में प्रवर्धन की दूसरी विधि बाटर सकर्स है। ये कैसे होते हैं? कम मजबूत होते हैं और अगर इन शक्कर का हम यूज करते हैं, बाटर शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं तो 15 माह में फलगुच्छ तैयार हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, आधार भी अच्छा नहीं होता और इनमें रोग बीमारी भी ज्यादा देखने को मिलती है अगर इनसे खेती करते हैं तो प्यारे बच्चों, ये थी एक छोटी सी क्लास और जो क्वेश्चंस कराए हैं यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा वीडियो फ्रूटफुल रहेगी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।